हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने जीपीसीआर सिग्नलिंग पढ़ा। हमने देखा कि लिगैंड जीपीसीआर से जीपीसीआर प्रोटीन बनाता है एंड जीएस, जीआई और जीक्यू का फॉर्मेशन होता है जो कि कैम्प पाथवे को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जीक्यू प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है, और कैल्शियम जो नॉर्मली बोन का कंपोनेंट माना जाता है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैसे बन जाता है। अब हम इसे ही डिटेल में समझते हैं IP3 और डैग पाथवे के थ्रू। पिछली वीडियो तक हमने कैम्प को सेकेंडरी मैसेंजर बोला था, लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं सिंपल से डेफिनेशन से समझो। जब प्राइमरी मैसेंजर जैसे हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और ग्रोथ फैक्टर्स ये रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल सिग्नल को कैरी करते हैं उन्हें ही बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं कैम्प, CGMP, IP3, डैग एंड कैल्शियम। इनमें से हर एक CSR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो, GQ एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज C को, और फॉस्फोलाइपेज C एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम है। ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड PIP2 यानी कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट को तोड़ता है और दो सेकेंड मैसेंजर बनाता है, IP3 और डैग। PIP2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फॉस्फोलिपिड है। नॉर्मली ये मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, लेकिन सिग्नलिंग के टाइम ये एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। PLC इसे हाइड्रोलाइज करता है। रिएक्शन याद रखना, PIP2 से IP3 और डैग का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन PLC ही कैटेलाइज करता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सी एंजाइम क्लीव करती है PIP2 को, तो याद रखना फॉस्फोलाइपेज C। अब पहला मैसेंजर IP3 द कैल्शियम रिलीजर। IP3 मतलब इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। IP3 वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ करता है और डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है। कैल्शियम साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं रहता? इसका रीज़न ये है क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसनट्रेशन बहुत कम होती है, जिसको मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम कैल्शियम ER के अंदर ही स्टोर्ड होता है। इसलिए ER को कैल्शियम रिजर्वायर भी बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर IP3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही IP3 रिसेप्टर से बाइंड करता है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और स्टोर्ड कैल्शियम साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम स्पाइक की सिग्नलिंग का मेन इवेंट होता है, जिससे कि कैल्शियम रिलीज होता है। कैल्शियम सिर्फ बोन का ही मिनरल नहीं है, ये यूनिवर्सल इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, हार्मोन सिक्रीशन, जीन एक्सप्रेशन, सेल डिवीजन, फर्टिलाइजेशन एंड एपोप्टोसिस, इन सारी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। एक आयन और इसके इतने सारे फंक्शंस, इसलिए कैल्शियम को यूनिवर्सल सेकेंडरी मैसेंजर भी बोला जाता है। कैल्शियम प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने के लिए काल्मोड्यूलिन का यूज़ करता है। काल्मोड्यूलिन एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। इसके पास 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती है। जैसे ही कैल्शियम बाइंड करता है, काल्मोड्यूलिन एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेटेड काल्मोड्यूलिन कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट है कैल्शियम काल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज CAMK। ये फॉस्फोराइलेशन के थ्रू प्रोटीन्स रेगुलेट करता है। अब आते हैं दूसरे मैसेंजर पर, द मेम्ब्रेन मैसेंजर डैग, डाईएसाइल ग्लिसरॉल। ये IP3 की तरह नहीं है, डैग मेम्ब्रेन में ही रहता है क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। डैग का मेन टारगेट है प्रोटीन काइनेज C। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, PKC को पूरा एक्टिवेट करने के लिए डैग और कैल्शियम दोनों की ज़रूरत होती है, यानी IP3 और डैग एक टीम की तरह काम करते हैं। एक बार कंप्लीट GQ पाथवे देख लेते हैं। पहले लिगेंड आया, GPCR से बाइंड हुआ, GQ ने PIP2 को सिग्नल दिया, जिसके थ्रू PLC ने IP3 और डैग का फॉर्मेशन करा। IP3 से कैल्शियम रिलीज हुआ, देन डैग और कैल्शियम मिलके PKC का एक्टिवेशन करते हैं और सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब आते हैं एक यूनिक सेकेंडरी मैसेंजर पर, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये प्रोटीन भी नहीं है और हार्मोन भी नहीं, ये एक गैस है और इसी वजह से डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है आर्जिनिन से। इसका एंजाइम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्टली एक्टिवेट करता है ग्लूकोनाइल साइक्लेज को। यह एंजाइम GTP को कन्वर्ट करता है CGMP में। बिल्कुल कैम्प की ही तरह CGMP भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है और ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज G को। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाता है,
जिसके रिजल्ट में वैसोडाइलेशन होता है। इसी प्रिंसिपल पर नाइट्रोग्लिसरीन हार्ट पेशेंट्स में यूज़ होता है। CAMP ATP से बनता है, एडिनाइल साइक्लेज से बनाता है और PKA को एक्टिवेट करता है, लेकिन CGMP GTP से बनता है। गुआनाइल साइक्लेज इसे बनाता है और ये PKG को एक्टिवेट करता है। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अब आते हैं सिग्नल टर्मिनेशन पर। कैल्शियम सिग्नलिंग को बंद करने के लिए स्पेशल कैल्शियम पंप यूज़ होते हैं। कैल्शियम को वापस ER में भेजना पड़ता है। अब आते हैं अगले पाथवे पर, RTK पाथवे, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। अगर GPCR मेटाबॉलिज्म और हार्मोन सिग्नलिंग के लिए किंग है, तो RTK सेल ग्रोथ, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और कैंसर बायोलॉजी का किंग है। CSIR नेट में RTK, RAS, MAPK पाथवे से हर साल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस समझ लो। GPCR सिग्नल ट्रांसफ़र के लिए G प्रोटीन का यूज़ करता था, लेकिन RTK को G प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। इसके रिसेप्टर के पास खुद की टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी होती है, इसलिए इसका नाम है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। RTK के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, यहाँ लिगेंड बाइंड करता है, फॉर एग्जांपल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन या FGF, PDGF। दूसरा है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, मेम्ब्रेन को सिर्फ एक बार क्रॉस करता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट है, GPCR 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करता था और RTK सिर्फ एक बार। तीसरा आता है इंट्रासेलुलर डोमेन, ये रिसेप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहीं पर टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। नॉर्मल कंडीशन में मोस्टली RTK इनएक्टिव मोनोमर होते हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड बाइंड करता है 2 रिसेप्टर पास आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइमराइजेशन। ये RTK एक्टिवेशन का पहला स्टेप है। डाइमराइजेशन के बाद एक रिसेप्टर दूसरे रिसेप्टर के टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। अब समझते हैं कि टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन का आखिर फ़ायदा क्या है। फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन डॉकिंग साइट बन जाती है। अब सिग्नलिंग प्रोटीन्स आकर इन साइट पर बाइंड करते हैं। यहीं से इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉकिंग प्रोटीन डोमेन है SH2, SRC होमोलॉजी 2 डोमेन। SH2 डोमेन स्पेसिफिकली फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन काइनेस को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद एंट्री होती है GRB2 की। GRB2 एक अडेप्टर प्रोटीन है। ये खुद एंजाइम नहीं है, सिर्फ प्रोटीन्स को कनेक्ट करता है। GRB2 का SH2 डोमेन फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर से बाइंड करता है। GRB2 अपने SH3 डोमेन के थ्रू SOS प्रोटीन को रिक्रूट करता है। SOS का फुल फॉर्म याद करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो। SOS एक GEF यानी कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है। ये RAS को एक्टिवेट करता है। याद है GPCR में भी GDP से GTP एक्सचेंज हुआ था, यहाँ भी सेम प्रिंसिपल है। इनएक्टिव RAS GTP SOS से GTP को हटा देता है और GTP बाइंड होता है। उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है, RAS GTP बनता है। कैंसर बायोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं कि RAS का क्या काम है। RAS 2 स्टेट में होता है, GTP में ऑफ और GTP में ऑन। और RAS के पास इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी भी होती है, जो बाद में सिग्नल को बंद कर देती है। एक्टिव RAS रिक्रूट करता है RAF को। ये पहला प्रोटीन काइनेज है और MAPK कैस्केड यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद एक सीक्वेंशियल फॉस्फोराइलेशन कैस्केड स्टार्ट होती है। RAF एक्टिवेट करता है MEK को, MEK एक्टिवेट करता है ERK को, ERK न्यूक्लियस में चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि इसको MAPK कैस्केड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर काइनेस अगली काइनेस को फॉस्फोराइलेट करती है और यही है डोमिनो इफेक्ट की तरह वर्क करता है। इसी से सिग्नल एम्पलीफाई होता है। इसके बाद ERK न्यूक्लियस में एंटर करता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेट करता है, जिसके रिजल्ट में जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। या तो सेल ग्रोथ होती है, डिवाइड होती है, डिफरेंशिएट करती है, और ये RTK पाथवे का फाइनल आउटकम है। अब समझते हैं कि कैंसर में RTK का क्या रोल है। अगर रिसेप्टर कंटिन्यूसली एक्टिवेट हो जाए या RAS म्यूटेशन की वजह से हमेशा GTP बाउंड स्टेट में रहे, तो ग्रोथ सिग्नल कभी बंद ही नहीं होगा, जिसके कारण कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा। इसी वजह से EGFR, HER2 एंड RAS ये सब कैंसर बायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑन्कोजीन्स हैं। सिग्नल को बंद करने के लिए RAS अपनी GTP को GDP में कन्वर्ट करता है।
यानी कि इनएक्टिव स्टेट में आता है और प्रोटीन फॉस्फेटेज फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन्स को डीफॉस्फोराइलेट कर देते हैं और रिसेप्टर इनएक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस के थ्रू एक्टिवेटेड रिसेप्टर मेम्ब्रेन से रिमूव हो जाते हैं और इन सारे रीजंस की वजह से सिग्नल टर्मिनेशन होता है। इसी के साथ हमारा आरटीके पाथवे यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एमटोर पाथवे को समझेंगे। तब तक आप आरटीके पाथवे से रिलेटेड सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।